नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स एंड नॉलेज में। मैं केशव देव आप सभी के साथ यहाँ पे चर्चा करूँगा विधि यानी लॉ के विभिन्न टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत फेमस भी है और बहुत अच्छा भी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम विद लॉ सब्जेक्ट। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज का? यूजीसी नेट एग्जाम, जिसके बारे में ये बहुत चर्चित परीक्षा है, नेशनल लेवल के एग्जाम होता है, लेकिन किससे? लॉ सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है लॉ, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा ये जो चैनल है ये विधि को समर्पित है, लॉ को समर्पित है, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ये चैनल है जो हिंदी भाषा से विधि के भिन्न भिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करते हैं या विधि की पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूजीसी नेट। अब सबसे पहले तो हम, क्योंकि नेट परीक्षा के बारे में बताने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, और एक से एक बहुत अच्छी जानकारी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे नेट परीक्षा के बारे में हम थोड़ी केवल बेसिक जानकारी ही लेंगे कि नेट परीक्षा क्या होती है, और उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे हम सब्जेक्ट यानी लॉ के ऊपर, क्योंकि लॉ के बारे में नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से या लॉ सब्जेक्ट से जो नेट परीक्षा होती है उस पर जानकारी देने के लिए YouTube पे बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध है, कम चैनल हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं नेट परीक्षा क्या है। तो दोस्तों, नेट परीक्षा की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। किसके लिए पात्रता होती है? किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट में प्रोफेसरशिप के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये परीक्षा पूरी करनी होती है। सामान्य भाषा में कहें, किसी भी यूनिवर्सिटी यानी किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय यानी कॉलेज में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये परीक्षा पास करनी होगी, या एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आफ्टर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये निम्नतम जो है आपकी महत्ता है, उपयोगिता है, या कहें योग्यता है एक शिक्षक बनने के लिए विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत जाना पहचाना नाम है। ये भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको हम शॉर्ट में एनटीए भी कहते हैं। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जो हमारी यूजीसी नेट परीक्षा है उसको कंडक्ट कराती है। यूजीसी नेट परीक्षा साल में कितनी बार होती है? 2 बार। ठीक है, जून जुलाई के मंथ में होती है और फिर उसके बाद दिसंबर में होती है। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको एनटीए इस समय कंडक्ट कराती है। पहले इसको सीबीएसई कराती थी। ठीक है, 2018 की जुलाई तक सीबीएसई इसको कंडक्ट कराती थी और ओएमआर शीट पर ये एग्जाम होता था 2 पालियों में अलग अलग। ठीक है, वर्तमान में एनटीए इसको कंडक्ट कराती है और सीबीटी एग्जाम है ये, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। तो इसमें क्या है, केवल 150 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग पेपर नहीं होते हैं। एक ही समय 3 घंटे में आपको टाइम मिलता है, 3 घंटे का, और उसमें आपको ये एग्जाम क्लियर करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी आपने नाम सुना होगा, तो इसको यूजीसी नेट क्यों कहते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
जो मान्यता देता है पूरे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको। किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री तभी वैध मानी जाती है, तभी वैलिड मानी जाती है जब वह यूजीसी से अप्रूव्ड हो, ठीक है। और यूजीसी के द्वारा ही मान्य ये एग्जाम है जो कि हायर एजुकेशन में आप शिक्षक के लिए योग्य हैं या नहीं इसे जानने के लिए, ठीक है। एक प्रमाण पत्र होता है कि आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने के योग्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। तो देखो नेट एग्जाम कौन दे सकता है, कौन नेट परीक्षा में बैठ सकता है, उसके बारे में हम बात करें तो 55% इन पीजी डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं और उसमें अगर आप ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस जनरल से हैं तो आपको मिनिमम 55% आपकी डिग्री में मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं पीजी डिग्री में मिनिमम 55% होने चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको मिनिमम 50%, ठीक है, 50% मार्क्स आपके पास होना जरूरी है, तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप पीजी डिग्री कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, क्यों कराया जाता है मैं बता चुका हूं। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, सहायक प्राध्यापक बनने के लिए यह परीक्षा आपको योग्य बनाती है, ठीक है। आपकी योग्यता का एक प्रमाण पत्र आपको प्रदान करती है, ठीक है। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में बहुत अंतर होता है, जो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले 101 सब्जेक्ट्स पर कंडक्ट कराई जाती थी परीक्षा, ठीक है। पहले 101 सब्जेक्ट्स पर कराई जाती थी। जब से एनटीए के हाथ में मामला आया है तो कुछ सब्जेक्ट्स घटा दिए गए हैं और वर्तमान में लगभग 90 सब्जेक्ट्स पर यह एग्जाम कराया जाता है, ठीक है। अब बात करें कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स विद 150 क्वेश्चंस, ठीक है। 150 प्रश्नों के साथ में केवल 2 पेपर होते हैं। 50 प्रश्न का पहला पेपर होता है जिसे हम फर्स्ट पेपर कहते हैं, जो सभी के लिए होता है, जो जनरल पेपर होता है, ठीक है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि आते हैं। फर्स्ट पेपर की जानकारी देने के लिए यूट्यूब पे चैनल भरे पड़े हैं और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट है यानी लॉ है, हमें यहां पर उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पेपर होता है उसके 50 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड जो पेपर होता है उसके 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और यह टोटल 300 नंबर्स का होता है, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 150 का गुणा 2 में अगर करें तो 300 आपके मार्क्स इसमें टोटल होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं कि नेट कितने % पे पास होते हैं और जेआरएफ कितने % पे पास होते हैं। तो देखिए जेआरएफ और नेट दोनों अलग अलग नहीं है। जेआरएफ और नेट एक ही परीक्षा का नाम है, जिसमें आप एक तो नेट क्वालिफाई होते हैं, जिसमें केवल आपकी ये पता चलता है कि हाँ आप पढ़ाने के योग्य हो किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में। दूसरा, आप उस शिक्षक योग्यता से थोड़ा आगे हो और आपको फेलोशिप मिलनी चाहिए ताकि आप आगे और पढ़ाई कर सकें, जिसमें आपको जेआरएफ प्रोवाइड कराया जाता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है, जिसमें जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं और जेआरएफ की बेस पे अगर आप लेते हैं तो आपको 35,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई किसको माना जाता है? मिनिमम, यहाँ में मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात, सॉरी मिनिमम जो मार्क्स मिलते हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आपको कम से कम फर्स्ट पेपर में
45% यानी 45% आपको फर्स्ट पेपर में होना चाहिए और 55% आपके सेकंड पेपर में होने चाहिए, तब जाकर आप नेट क्वालिफाइड हो पाओगे। ठीक है, जेआरएफ के लिए आपको मिनिमम 55% चाहिए फर्स्ट पेपर में। ठीक है, 55% मिनिमम फर्स्ट पेपर में चाहिए और 65% मिनिमम चाहिए आपको सेकंड पेपर में। कई लोग इतना लाने पर भी जेआरएफ से चूक जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है जेआरएफ के लिए। और यहाँ पे मैंने जो एलिजिबिलिटीज बताई हैं ये केवल ओबीसी और जनरल के हिसाब से हैं। SC ST वालों का 5% इससे कम कर दीजिए तो SC ST वाले उतने पर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, लास्ट थिंग, नेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होता है। इसीलिए इसमें केवल और केवल हमें अपने अच्छी स्टडी के द्वारा अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, बिना किसी नकारात्मक अंकन के, नेगेटिव मार्किंग के भय के। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई एक छोटी सी बेसिक जानकारी नेट एग्जाम के बारे में। फर्स्ट पेपर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट यानी कि लॉ के बारे में। ठीक है, लॉ यानी कि विधि। जब हम LLM कर रहे हैं यानी मास्टर्स इन लॉ कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, चाहे हम सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, तो यूजीसी जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, BCI अप्रूव्ड है, उससे हमें LLM करने पर और मिनिमम हमारे पास 55% मार्क्स इसमें होने चाहिए। या हम LLM कर रहे हैं, अपियरिंग में हैं, तो भी हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वो 10 यूनिट्स में बटा हुआ होता है। कितना? 10 यूनिट्स। फर्स्ट पेपर भी 10 यूनिट्स में ही डिवाइड होता है और हर यूनिट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लॉ है, हमारा लॉ का जो सिलेबस है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी 10 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट अपने आप में लॉ का एक खूब बड़ा सारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट जो यूनिट है लॉ सिलेबस की, उसमें विधि शास्त्र यानी क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है, जूरिस्प्रूडेंस के लिए है। ठीक है, जिसमें 10 टॉपिक्स जो है जूरिस्प्रूडेंस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेकंड है संवैधानिक व प्रशासनिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यह पॉलिटी बेस्ड है यानी कि संविधान के ऊपर आधारित है ये पूरी यूनिट, और इसमें हमें मुख्यतः संविधान के ही प्रावधानों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक अंतरराष्ट्रीय विधि व अंतरराष्ट्रीय मानवता विधि। इसको भी हम अच्छी तरह से LLB में पढ़ चुके होते हैं और हमारे LLM में भी एक छोटा सा सब्जेक्ट इसके रूप में होता है, बहुत सी जगह नहीं भी होता है। तो यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया गया है पब्लिक यानी लोक। ठीक है, वैसे इसमें अंतरराष्ट्रीय विधि का ही अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर अपराध विधि यानी लॉ ऑफ क्राइम्स। इसमें हमें क्रिमिनोलॉजी के कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें अपराध का वर्गीकरण और अपराध के दंडों का वर्गीकरण। उसके पश्चात हमें इसमें टोटल IPC के प्रावधान ही पढ़ने हैं, IPC की धारा ही पढ़नी है। ठीक है, टोटल IPC है इसमें और कुछ नहीं है। ये है अपकृत्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जो 5th नंबर यूनिट है वो टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को डेडिकेटेड है, यानी पूरी तरह से अपकृत्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विधि को ये समर्पित है, जो कि हम इसको हम LLB में भी पढ़ चुके हैं और इसको फिर डिटेल में थोड़ा अध्ययन इसका करना पड़ता है। ठीक है, 6th नंबर है वाणिज्य विधि यानी लॉ ऑफ कॉमर्स।
उसके बाद है फैमिली लॉ यानी कि परिवार विधि। परिवार विधि भारत में 2 प्रकार की परिवार विधि है, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ। तो इन दोनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना होता है। नेक्स्ट है 8th नंबर पर्यावरण एवं मानव अधिकार विधि, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट लॉ। ठीक है, तो यहां पर मानवाधिकार 2 जगह पे आया है, 8th नंबर पे और 3rd नंबर पे, अंतरराष्ट्रीय मानवता विधि और मानवाधिकार विधि। तो इसमें मानवाधिकार को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, अलग अलग नहीं पढ़ना है दोनों को। अगर एक साथ ही मानवाधिकार के पढ़ सकते हो आप नोट्स बना के, या फिर आप जो इंटरनेशनल लॉ की अलग अलग बुक्स आती हैं, गाइड बुक से अगर आप पढ़ना चाहें तो लॉ की यूजीसी नेट की लॉ सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कराने वाली बहुत सारी गाइड बुक आती है, लेकिन मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके लिए हमें अलग अलग बुक से थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी गाइड बुक पूरी तरह से कभी भी कवर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करती है, पूरी तरह से क्या 60% या 50% भी नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। तो आईपीआर जिसे हम कहते हैं, आईपीआर और आईटी, इसको हमें पढ़ना होता है। इसमें अलग अलग पेटेंट एक्ट आदि बहुत सारे अधिनियम हैं। फिर इसके बाद में जो लास्ट आता है वो है तुलनात्मक लोक विधि व शासन प्रणाली। ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तुलनात्मक लोक विधि। ठीक है, अब इसमें अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अलग अलग बातें तुलनात्मक रूप से हमें पढ़नी होती हैं। तो यहां पे तो हो गया सिलेबस। ठीक है, यहां पे तो हमने लॉ का सिलेबस देख लिया। अगर आपको बोर्ड पर स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डरने की बात नहीं है। मैंने वीडियो में नोट्स पूरी जानकारी के साथ में लगा दिए हैं, उनमें क्लियर इसको बताया गया है। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए गए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर ये तो सिलेबस हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किए हुए है। तो यहाँ पे तो 10 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है, मैंने दोनों ही प्रकार से इस एग्जाम को दिया है और अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बताता हूं। जब सीबीएसई इसे कंडक्ट कराती थी तो 2017 के दिसंबर में और 2018 की जुलाई में, दोनों टाइम पे मैंने दिया था। इसके बाद में एनटीए ने जब कंडक्ट कराया तब भी मैंने 2 बार दिया है इस एग्जाम को। तो यहां पर सबसे पहला जो मेरा अनुभव है, तो आप जो एक्ट्स हैं, ठीक है, एक्ट्स यानी अधिनियम हमें पढ़ने हैं। हमें गाइड बुक या थ्योरी बुक लेके नहीं बैठ जाने हैं उसको रटने के लिए। हमें जो मेन लॉ है, जिसे हम एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, उनके पीडीएफ आसानी से गूगल पे मिल जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में। हमें सबसे पहले उनको पढ़ना है। ठीक है, सेकंड, केस लॉज यानी कि वाद। तो जो विख्यात वाद हैं, ठीक है ना, इनसे जुड़े हुए, केस से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे जो फेमस केस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनको हमें पढ़ना है। जैसे केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है, गोलकनाथ केस हुआ, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो यहां पे हमें अपनी जो तैयारी है वो नोट्स के द्वारा तो प्रिपेयर करनी ही है बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे ये जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं, इनके लिए अलग अलग वीडियो क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ। मैं वीडियोस बना के डालूंगा और उनको आप देखें, वो बिल्कुल फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं है।
उसके बाद मैं मॉक टेस्ट भी इस पे कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें आप बहुत आसानी से जो आपको सामग्री बहुत अलग तरीके से ढूंढने से मिलेगी, उस सामग्री को मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। मैं समझाऊंगा सब्जेक्ट को, टॉपिक वाइज समझाऊंगा, पूरे डाउट्स क्लियर करते हुए, और आपको जो सामग्री है यूजीसी नेट लॉ से करने के लिए जो चाहिए आपको, वो सारी की सारी इस पे प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के जो आपके थॉट्स हैं उनका स्वागत है। हेट मत देना, बस बुरी भाषा का प्रयोग मत करना। बाकी आप अपने जो भी विचार इस पर रखना चाहेंगे उनका स्वागत है। धन्यवाद।